न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है 4 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb, QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? सवाल में ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं A, B, C और D। 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज रखे हुए हैं। तो यहां पर QA की वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम, दैट इज यहां पर चार्ज रखा है 2 QA और QA की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। QB यहां पर चार्ज रखा है QB और इसकी वैल्यू दी है -5 माइक्रोकूलम। QC इसकी वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम। QD इसकी वैल्यू दी हुई है -5 माइक्रोकूलम। 4 चार्जेस हैं और ये 4 चार्जेस इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं। और अब कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर अगर हमने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस्ड कर दिया तो बताइए उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल को यहां और ये इसको मिलाएंगे। यहां हमें मिलेगा स्क्वायर का सेंटर, स्क्वायर की जो साइड है ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर एंड ये है 10 सेंटीमीटर। यहां पर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम। देखिए लिखा है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के सेंटर पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 1 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन क्या क्या है। तो देखिएगा, अगर हम यहां से शुरुआत करें तो ये है 2 माइक्रोकूलम और ये है 1 माइक्रोकूलम। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस वजह से दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा और इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये 1 माइक्रोकूलम वाला रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये 1 माइक्रोकूलम इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी कि इस पर फोर्स FA दैट इज फोर्स ड्यू टू A, फोर्स ड्यू टू A, दिस इज FA और FA एक्ट्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब इसी तरह से देखिए, ये +2 माइक्रोकूलम plus 1 microcoulomb, this is again positive, so that's why again 1 microcoulomb will experience force of repulsion due to this 2 microcoulomb. So here QC will act along this line, this is the direction of FC that is force due to C. FA will be here and FC will be here. Now we will observe here, this is minus and this is plus. So due to the minus charge, it will experience force of attraction, and if it is experiencing force of attraction, so the direction of force will be in this direction, and this force will be known as FB, because this is the force due to charge B. And again, if you observe in this charge D, this charge is also in a negative nature, so due to this negative nature, again 1 microcoulomb force will experience force of attraction, and the force of attraction, the direction will be here, and this is FD
and FD and FB both are opposite, and FA and FC both are also opposite. So here FD is opposite to FC and FA is opposite, यहां पर जो FD है ये FB के अपोजिट है, तो FD FB के अपोजिट है, और A और C अपोजिट है, तो यहां हम लिखेंगे FA अपोजिट है FC के, तो यहां पर हमने माइनस लगा दिया। अब अल्टीमेटली 1 माइक्रोकूलम पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, चारों फोर्स की वैल्यूज को जोड़ देंगे। चारों फोर्स की वैल्यू जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले चारों फोर्स की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। तो देखिए यहां से यहां तक की डायरेक्शन अगर x है, तो ये डायरेक्शन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिस्टेंस, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये डायगोनल का आधा है, ये डायगोनल का आधा है, और अगर ये डिस्टेंस x है तो ये वाली डिस्टेंस भी x होगी, ये वाली डिस्टेंस भी x होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी x होगी। ठीक है, और अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले FA निकाल लीजिए। FA की वैल्यू कितनी है, मतलब इस चार्ज और ये चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू, दैट इज K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 into 10 की पावर -6 कूलम, 1 into 10 की पावर -6 कूलम अपॉन x स्क्वायर। दिस विल बिकम K 2 into 10 की पावर -12 अपॉन x स्क्वायर न्यूटन। ये आपका कंप्लीट फोर्स आ गया। क्लियर? इसी तरह से आप निकालिए FC मतलब यहां और इसके बीच लगने वाला फोर्स। FC अगर आप निकालेंगे तो अगेन आपको यही वैल्यू मिलेगी कि ये 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, 2 into 10 की पावर -6, 1 into 10 की पावर -6 अपॉन x स्क्वायर। दिस विल अगेन 2 into 10 की पावर -12 अपॉन x न्यूटन। अब इसी तरह से आप FC निकाल लिया आपने, अब आप निकालिए FB मिलेगा K 5 into 10 की पावर -6 into 1 into 10 की पावर -6 अपॉन x स्क्वायर। तो यू विल गेट K 5 into 10 की पावर -12 अपॉन x square Newton, and again you will get FD will also be equal to 5 into 10 की पावर -12 अपॉन x square Newton। यहां आप देख रहे हैं कि जो FA है और FC है ये मैग्नीट्यूड में सेम है, FB और FD ये भी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या है, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट्स हैं। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें इस पॉइंट पर तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। ये हो जाएगा FA प्लस FB, और FC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FC की जगह लिख सकते हैं -FA, FD की जगह क्या लिख सकते हैं -FB, and this will be cancel out, this will be cancel out, so net force will be 0। यानी कि 1 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स हमारा कितना लगेगा, 0 लगेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दैट इज 0। यानी कि there will be no force on this charge, this charge will experience no force। okay, this is the 1.6। अब आगे चलते हैं 1.7 नंबर क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटीन्यूअस कर्व, that is a field line cannot have sudden breaks, why not? Explain why two field lines never cross each other at any point। पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं सडन उनका ब्रेक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि वो ब्रेक नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस होती है, एक्सप्लेन करिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि
दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इसको भी एक्सप्लेन करिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है कि फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है। देखिए फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां फील्ड लाइंस होंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आप एक चार्ज सपोज करते हैं तो चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। When you go away from the charge, the value of electric field gradually decreases and it will becomes zero at infinity। यानी कि चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी और इंफिनिटी पर जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ऐसा हम किस बेसिस पर कह रहे हैं, ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बेसिस पर कह रहे हैं, जहां R क्या है, R डिस्टेंस है, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस है। दैट इज R की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट जीरो हो रहा है इंफिनिटी पर जाकर के। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो फील्ड लाइंस भी ब्रेक नहीं होगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको हम लोग लिख के बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ग्रेजुअली। चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम इट, जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं, एंड बिकम्स जीरो एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर जाने पर इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट वैनिशेस एब्रप्टली। इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, अचानक कहीं खत्म नहीं हो रही है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू जीरो होती है इंफिनिटी पर ही जाकर के। So a line of force cannot have sudden breaks। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी ब्रेक नहीं होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, भले थोड़ा अमाउंट में एग्जिस्ट करे लेकिन एग्जिस्ट कर रही है। और अगर जहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। भले इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर जाने पर घट रही हो, लेकिन ब्रेक तो नहीं हो रही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म तो नहीं हो रही ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब खत्म नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब खत्म नहीं हो रही है, जीरो नहीं हो रही है, तो फील्ड लाइंस कैसे जीरो होंगी? फील्ड लाइंस भी जीरो, फील्ड लाइंस रुकेंगी नहीं, फील्ड लाइंस चलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है why two field lines never cross each other। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करते, एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते? देखिए जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो वहां पर हमें दो टेंजेंट मिलेगा, क्योंकि आपने फील्ड लाइंस जब आपने पढ़ा था तो फील्ड लाइंस में आपने ये पढ़ा कि फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वह टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे ये फील्ड लाइंस है, अब इस फील्ड लाइंस के इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो यह टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। और अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब वहां पर हमें उस पॉइंट पर दो टेंजेंट मिलेगा, और दो टेंजेंट मिलने का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलना, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि इफ टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट देन there would be two tangent and hence two direction of the electric field at that point of intersection। अगर हम दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने पर उन दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में दो टेंजेंट बनेगा, और दो टेंजेंट मिलने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नंबर 1.8 और 1.8 है हमारा 2 point charges QA is equal to +3 microcoulomb and QB is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। Find the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges। And second question है
कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर माइनस 9 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। दैट इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहां पर 3 माइक्रोकूलम और इस 3 माइक्रोकूलम से कुछ दूरी पर यहां पर रखा है माइनस 3 माइक्रोकूलम है और यहां पर 3 माइक्रोकूलम है। इन दोनों चार्जों के बीच जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। हमें सबसे पहले बताना है कि A और B और ये है सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले तो ये बताना है। तो देखिए वैल्यू निकालना सिंपल सा मेथड है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टोटल इस तरफ होगी ई नेट, यानी कि इस पॉइंट पर, और मिड पॉइंट पर ये एक तरह से डाइपोल है। देखिए ये 3 माइक्रोकूलम और ये -3 माइक्रोकूलम, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस नेचर अपोजिट है, तो ये डाइपोल बना रहा है। और डाइपोल अगर हम इसको तोड़े तो ये डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आएगी 10 सेंटीमीटर। ये इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं A। तो ये डाइपोल है और डाइपोल के मिड पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करने का जो फार्मूला है वो है E नेट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिलेगा 1/4πε0 2q/a², ये फार्मूला होता है। अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो देखिए 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे, दिस इज 9 × 10 की पावर 9 × 2 × q मतलब चार्ज की वैल्यू, और चार्ज की वैल्यू दिया है 3 माइक्रोकूलम। इसको हम लोग कूलम में कन्वर्ट करेंगे और कूलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि 3 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर -6 कूलम की। उसके बाद a स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला होता है, आप इसको लगा लोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इस 3 के कारण और फिर -3 के कारण अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। यही तो इस न्यूमेरिकल की खूबसूरत बात है। आप जब किताब में और किताब में देखेंगे तो आपको अलग अलग निकाल के बताया गया, जबकि मैं एकदम डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। तो अच्छा, इस 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 10 × 10 की पावर -2, दैट इज 10 की पावर -1 मीटर। तो a स्क्वायर है यहाँ पर, तो a स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -1 × 10 की पावर -1। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिखेंगे, 2 × 3 × 2 9 × 2 × 3 और 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और -1 हो गया -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2, दैट इज आपका आंसर आने वाला है 18, 9 2 जा 18 × 3 × 10 की पावर 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ E नेट। और अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 8 जा 24 का 4 कैरी लगा 2, 3 1 जा 3 और 2 5 × 10 की पावर 5। आप इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन/कूलम। 5.4 × 10 की पावर 6 न्यूटन/कूलम। This is the net electric field at the center of this line O। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी O से B के तरफ, तो डायरेक्शन विल बी OB। डायरेक्शन क्या होगी? O से B के तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता चल गई। अब इसी पॉइंट पर अगर हम चार्ज रख दें, यहां पर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है,
इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड, अगर यहां हम इतना चार्ज रख देते हैं तो बताइए उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, ये आपका पहला नंबर वाला आंसर था। ये डायरेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, डायरेक्शन होगी ओबी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर में यह कहा गया कि अगर हमने सेंटर पर एक चार्ज रख दिया है, चार्ज कितना हमने रखा ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट सेंटर पर यहां पर चार्ज रखा गया है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज हमने यहां रख दिया। तो बताइए इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स निकालना बहुत ही आसान है। फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू E। जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगने लगता है। और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होता है Q इंटू E। और सिंपल सा फंडा हो गया, Q की वैल्यू दिया है, पुट करिए 1.5 10 की पावर -9 और E की वैल्यू अभी अभी आपने यहां पर निकाली थी मिड पॉइंट पर, कितनी निकाली थी 5.4 10 की पावर -6। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। चलिए मल्टीप्लाई करिए जरा। यहां पर आपका 10 की पावर पॉजिटिव था, सॉरी पॉजिटिव था, न्यूटन अपॉन कूलम। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें और बताएं कि आंसर कितना आएगा। ये हाँ ठीक है, जो 1.5 ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 और 1 5, 5 4 जा 20 का 0 2 और 5 5 जा 25 2 27, 1 4 जा 4 1 5 जा 5, 0 7 4 11 80 लगा 1 8, 810 आ गया। डेसिमल लगाएंगे 2, 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस आंसर को। आंसर ये आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसका फोर्स जो हमने रखा है, अब ये जो हमने फोर्स रखा है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये जो चार्ज है ये हमारा चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी OA, ए की तरफ। डायरेक्शन क्या है, OA, ए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका दूसरा वाला का आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 1.9 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.9 क्वेश्चन है हमारा, A system has two charges। एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं। QA is equal to 2.5 10 की पावर -7 कूलम and QB is equal to -2.5 into 10 की पावर -7 कूलम, located at points 0 0 -15 centimeter and 0 0 +15 centimeter respectively. What is the total charge and the electric dipole moment of the system? कह रहा है कि एक सिस्टम है, सिस्टम में दो चार्ज दिए गए हैं। बताइए सिस्टम में नेट चार्ज कितने हैं और सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए कि जो सिस्टम में जो चार्ज की पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया है, ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से दिया है 0 0 -15। कोऑर्डिनेट को हमेशा हम लोग लिखते हैं x y z, इस तरह से लिखते हैं। तो यहां पर 0 0 और -15 है, यानी कि हमारा जो चार्ज है वो z एक्सिस पर सिचुएटेड है, z एक्सिस पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। ये दिस इज द z, पॉजिटिव z, एंड दिस इज द नेगेटिव z।
यहां हमने एक पॉइंट सपोज किया, यहां हमने एक पॉइंट सपोज किया। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ए, और ए की पोजीशन दी है 0 0 -15, यानी कि यहाँ 0 ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 + 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस दी हुई है। ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो चार्ज है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, दिस इज QA। और बी पॉइंट पर जो चार्ज है QB, ये दिया गया है -2.5 × 10⁻�7 कूलम। अब आप यहां देखिए, पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम का तो 0 है। क्यों? क्योंकि जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने अमाउंट में ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब आप Q टोटल निकालेंगे तो Q टोटल निकालते समय QA + QB करेंगे। QA की वैल्यू दिया है 2.5 × 10⁻⁻7 और QB दिया है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। सो दिस विल बी 0। तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा Q टोटल, ये 0 हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताने का फार्मूला क्या है? P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होता है 2A × Q। 2A का मतलब दोनों चार्ज के बीच की टोटल डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? देखिए, ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर। एंड इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं 2A। 2A का मतलब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, जो कि यहां पर कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2A की जगह लिखेंगे 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 30 × 10⁻⁻2 होने वाला है ये। और चार्ज की वैल्यू दिया है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। अब यहां आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 3 × 25 और ये हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। दिस विल बी गोइंग 75 × 10⁻⁻9 कूलम, नहीं सॉरी, ये इसका कूलम मीटर होता है, इसकी यूनिट बनेगी कूलम मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 10⁻⁻10 कूलम मीटर। दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इसको नोट करिए जरा। इसमें सॉरी, मैं यहां पर थोड़ा से 10⁻⁻10 लगा दिया हूं। ये पावर घटेगी, ये पावर एक्चुअल में यहां पर नीचे जब पावर जाएगी ना तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 7.5 10⁻⁻8 हो जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने -10 लिख दिया था। ये आपका राइट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए। 7.5 10⁻⁸ आंसर आया है। आपको क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर आप लिखना चाहते हैं आंसर को, क्योंकि फिजिक्स का आंसर हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा कि अब हम इस पॉइंट को और उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आंसर आपका फाइनल जो आएगा वो 0.75 10⁻⁻8 नहीं -7 हो जाएगा, क्योंकि 10 से और डिवाइड किए ना कूलम मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये किताब वाला जो आंसर है वो यही है, क्योंकि किताब में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आंसर दिया रहता है। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तो डायरेक्शन B2A होगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? B2A। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। तो ये आपका आंसर है। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.10 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with a dipole moment 4 × 10⁻⁻9 coulomb meter
is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 की power minus 4 Newton upon Coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ये 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड कर दिया गया है, रख दिया गया है। डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए कि इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है टाउ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में सिंपल ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दी है 4 into 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। E की वैल्यू दिया है 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम एंड साइन 30 के साइन थीटा के जगह हम लिखेंगे साइन 30। तो 5 और 4 ये हो जाएगा 5 into 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसका 2 आ जाएगा इसके नीचे। 10 की पावर माइनस 9 में प्लस 4 जुड़ेगा तो 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। कूलम से कूलम कैंसिल आउट, इट विल बिकम ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये अगेन हमें मिला 10 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। और इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो टॉर्क की वैल्यू आपको मिल गई 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिया गया है, डाइपोल को 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है। बताइए डाइपोल पर टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, वैल्यू आपने पुट किया, आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.11 से 1.15। अगले 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, अगले 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी, कितना आपको समझ में आया, किस जगह आपको अभी भी डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।